हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हम आज जी मेंस 2023 के लिए एक और चैप्टर के पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसकी हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पहले वाले, आज हम खाली 2022 के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसके पहले हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले और 5-6 सालों के, 6-7 सालों के। तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट है, वहां जाके आपको चेक करना है। प्लेलिस्ट का नाम है जी मेंस 2023। ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर जाके चेक करो क्योंकि इसमें आपकी बहुत सी काम की वीडियोस मिलने वाली हैं जो आपके काम को आसान कर देंगी। कहने का मतलब है जैसे आपका जी मेंस का एग्ज़ाम बहुत पास है, 24 जन से स्टार्ट है, तो बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो रही होगी कि हमें जल्दी से तैयारी करनी है, रिवीजन करना है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में, वो आप कर सकते हैं। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सकेगा इस वाले एग्जाम के लिए मैं वीडियोस निकालूं। अदरवाइज मैंने पहले ही कहा था कि टाइम बहुत कम है, सारी वीडियोस अभी के लिए नहीं निकल पाएंगी, बट येस आने वाले टाइम के लिए जो आपका नेक्स्ट सेशन है उसमें सब निकल जाएंगी। एंड ऑब्वियसली ये वाले क्वेश्चन भी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो मेरा काम तो बढ़ने वाला है काफ़ी। एनीवेज, तो आप ये प्लेलिस्ट प्लीज़ चेक कर लेना। और उसके अलावा जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और प्लेलिस्ट है, दैट इज़ क्विक रिवीजन क्लास 12th। ये दो प्लेलिस्ट मैं ये नहीं कहती कि मैं कह रही हूँ इसलिए अच्छी है, आप जाके देखना, कमेंट्स पढ़ना एक बारी, तब आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दोनों प्लेलिस्ट से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बहुतों का जी क्वालिफाई हो गया है, बहुतों के बोर्ड में स्कोर बहुत अच्छे आए हैं। जिन बच्चों को लग रहा था हम फेल हो जाएंगे उनका अच्छा खासा स्कोर आ गया है, जिनको लग रहा था स्कोर कम रह जाएगा उन्होंने टॉप 10 में भी रैंक लिया हुआ है। तो इस तरह से आप मतलब इन दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। क्विकली आप काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर पाओगे कम टाइम में, कहने का मतलब है आउटपुट ज़्यादा निकल के आएगा। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। तो आप जाइए दोनों प्लेलिस्ट को देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, राइट? क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो ही आपके आने वाली वीडियोज़ों, जितने वीडियोज़ हैं उनका पता लगेगा। वीडियोज़ कैसे कई बार वर्ड निकल जाता है। एनीवेज, तो आपने सब्सक्राइब करना है, देन बेल आइकन प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपके पास कई सारी ऑप्शंस आती हैं, लेकिन आपको उसमें चूज़ करना है ऑल नोटिफिकेशंस। क्यों? क्योंकि तभी आपको कोई भी वीडियो चैनल पे आ रही है उसका लिंक यूट्यूब सेंड करता है, ठीक है? चलो जी, फिर शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको इन तीनों की दी हुई है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक पीरियोडिसिटी तो वैसे बहुत आसान है यार, ठीक है? उसमें मैं बता देती हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? तो आपको तीनों की बताई हुई है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। जो भी आउटर मोस्ट शेल का होगा इलेक्ट्रॉन, उसको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एज, उसमें कितनी एनर्जी आपको चाहिए, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है? अब अगर ये आपका, आप देखोगे एलिमेंट्स कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो ये एक ही पीरियड के हैं, है ना? 11, 12, देन एल्यूमिनियम आता है 13 एंड देन सिलिकॉन आ जाता है 14। तो नॉर्मली हमारा अलोंग अ पीरियड जो ट्रेंड है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटा? एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा है, छोटा होता जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको छोटे एटम में से जो आपका आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल पाना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि साइज अगर छोटा हो रहा है मतलब ये शेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस थोड़ा ज़्यादा आ जा रहा है, राइट? न्यूक्लियस का होल्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर सको। अब यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है दैट इज बेसिकली सोडियम, तो चलो ठीक है सबसे कम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम नहीं एल्यूमिनियम आता है, फिर मैग्नीशियम है एंड फिर सिलिकॉन है। उसका एक रीज़न है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 13 होता है ना, तो आपका 3s2 3p1, राइट? 2p6 तक तो 10 होगा, 10 11 12 13, तो ये एल्यूमिनियम में आता है एंड मैग्नीशियम में आपका आता है 3s2। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ गया? पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इनमें आपके कुछ लिमिटेड से फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर आपका हो गया एटॉमिक साइज, ठीक है? जितना ज़्यादा साइज या आपका जितना कम साइज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये आपका यहाँ पे एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है? एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया, एक फैक्टर क्लियर हो गया। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस होल्ड बना के रखेगा इलेक्ट्रॉन पे, एंड उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है? दो फैक्टर्स हो गए।
तीसरा फैक्टर बेटा आपका आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, कि बीच में आपके SPDF इन सब के कोई से इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जा रहे हैं तो वो शील्ड कर रहे हैं। इसमें शील्डिंग इफेक्ट S का सबसे ज़्यादा होता है, फिर P का, फिर D, फिर F। सेम ऐसा ही एक आपका इफेक्ट आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि कौन सा ऑर्बिटल आपका इतनी ज़्यादा अंदर अंदर की तरफ पेनिट्रेटेड है। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है S आपका सबसे अंदर की तरफ है, तो उसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन उसमें है S में, तो आपको निकालना और ज़्यादा मुश्किल है। एंड आखिरी पॉइंट है आपका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हाफ एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली अगर आपकी कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो जाहिर सी बात है वहां से भी आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल है। तो यहाँ पे आपका जो फैक्टर आ रहा है दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने थोड़े से टाइम में सारा रिवाइज किया। एंड ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला आपका कॉन्सेप्ट सब जगह अप्लाई होने वाला है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं 2022 में सब जगह अलग अलग ऑब्वियसली शिफ्ट में, ठीक है। तो अब आपको वैल्यू जो चेक करनी होगी वो चेक करनी है 496 एंड मैग्नीशियम की वैल्यू है 737, इसके बीच में आपकी वैल्यू। तो यहाँ अगर आप चारों से चेक करोगे तो सी ऑप्शन आपकी सेट बैठ रही है इन चारों इनमें से अगर आपको मतलब रेंज चेक करनी हो तो, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होती है कि इलेक्ट्रॉन जब आपका गेन, कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एंड वो गेन करते टाइम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो ये आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका उल्टा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें से कौन से ऐसे पेयर्स हैं, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें कि एलिमेंट्स में आइडेंटिकल हैं। ओके, इनमें आपका पहली बात है आइडेंटिकल होगा, क्योंकि दोनों ही नोबल गैस हैं, करना ही नहीं चाहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन, है ना। तो सी ऑप्शन तो आएगी ही आएगी, तो यानी ये हमारा कट हो गया, सॉरी डी भी है आपका। तो ए बी डी में से आपका, इसको हम कट नहीं कर सकते, ए बी डी में से आपका अब ऑप्शन जो आपको दूसरी चेक करनी है वो मैं आपको बता दूं बेटा, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। इनमें और इसमें मतलब सोडियम पोटेशियम में सेम नहीं है, एंड आयोडीन और ये 80 है एस्टाटिन, ठीक है। ग्रुप 17 के ही दोनों मेंबर्स हैं, और ये आपका सोडियम पोटेशियम ऊपर वाले मेंबर्स हैं, हाँ आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है ना। मतलब अपर जो पीरियड्स हैं वो, और ये आपके लोअर पीरियड्स में। इनमें आपका रुबीडियम सीजियम एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको याद रखना है कि इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये वैल्यूज से रिलेटेड है, जैसे दोनों में -46 के अराउंड है, ठीक है। यहाँ पे आपका डिफरेंट है, एक में 5 की रेंज का, एक में 70s की रेंज में। तो ये इनमें आपका वैल्यूज जो चेक की गई हैं, ऑब्जर्व की गई हैं, ये आप ये कह सकते हो कि फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है, तो यानी आपको फैक्ट है याद रखना है। ए और सी आपका यानी कि सी ऑप्शन यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको याद ही रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर अलोंग द पीरियड। मेटालिक नेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, तभी आपको पता है ना मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर या करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाले आपके एलिमेंट्स जो हैं ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और उनका जो मेटालिक करेक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाए, मतलब बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ जो एलिमेंट्स मिले हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इसमें बेरिलियम तो नहीं, बाकी चार जो हैं वो एक ही पीरियड के हैं, राइट। सोडियम, मैग्नीशियम, देन यस सिलिकॉन, फास्फोरस, और ये बेरिलियम इसके ऊपर आएगा, बेरिलियम आपका, हाँ यस बेरिलियम इसके ऊपर आएगा। तो यानी अब आपको यहाँ पे चेक जो करना है मेटालिक नेचर आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का, तो सबसे सारा मेटालिक तो सोडियम ही होगा, हमें पता ही है। ओ इट्स वेरी सिंपल, प्रीटी सिंपल, बिकॉज यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपकी सेट बैठ गई। बट वैसे मैं बता दूं, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम आएगा, है ना। डाउन द ग्रुप आप एक तो इधर भी जा रहे हो, तो और उससे तो ये कंपेरेटिवली ज्यादा मेटालिक इन नेचर होगा ना, दैट्स व्हाई बेरिलियम आपका बीच में आया, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। तो ये तो बड़ा सिंपली हो गया क्योंकि सारे ऑप्शंस आपके कट हो गए। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम। यस आपका लिथियम होता है, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, तो ये आपका इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप हमने क्या पढ़ रखी है, डिक्रीज होती जा रही है एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, है ना। तो ये तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है जी। Xenon does not have the lowest first ionization enthalpy in its group,
कि जिनॉन की अपने पूरे ग्रुप में लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होती है। यस, लोएस्ट कैसे होगी, क्योंकि जिनॉन के नीचे रेडॉन भी तो आता है, तो इसकी लोएस्ट होनी चाहिए ना। नीचे जाते जाते आपके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जा रही है, ये हमें पता है, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम वाली जो आप लोएस्ट वाली, ऑब्वियसली आप सबसे नीचे जो है उसका मानोगे ना, तो इसलिए स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब जस्टिफाई कर सकते हो आप। फिर है आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37। अब किसी को ध्यान हो तो क्रिप्टॉन 36 है, तो 37 अब यानी कि ग्रुप 1 का आएगा, ठीक है। बेशक आपको एलिमेंट नहीं पता कि कौन सा है, बट आपको ये तो पता है ना कि जो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसमें आपका भी 37 38 कहाँ लाए करता है, राइट, ये तो पता है ना। अब जैसे आपका मैं बता देती हूँ, 37 आपका है बेटा रुबीडियम एंड 38 है आपका स्ट्रॉन्शियम। तो ये आपका ग्रुप 1 है, ये आपका ग्रुप 2 का है, ठीक। अब उसमें बोला है उसने कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 37 की कम है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एलिमेंट विद 38। हाँ, ये तो करेक्ट बात है, राइट, क्योंकि आपका जैसे जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 मतलब ये आप इस तरह से 37 यहाँ तो 38 यहाँ है, राइट। तो अब इधर जाते जाते आपकी क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है। तो उसने यही तो कहा था कि 37 का कम है इन कंपैरिजन टू 38, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो यानी हमें पता लग गया कि डी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट क्या कहती है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम की हाइयर है देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30। एटॉमिक नंबर 30 वाला जिंक है। जिंक बेटा आपका फुली फिल्ड होता है, जिंक आपका 4s2 3d10, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल है, तो जिंक की ज़्यादा होती है, गैलियम की कम होती है। ऑब्वियसली जहाँ जहाँ बीच बीच में एक्सेप्शंस हैं, ये उन्हीं एक एक्सेप्शन में से एक है। तो ये जो ऑप्शन आपको नॉर्मली जो आप पढ़ते हो ना कि अलॉन्ग द पीरियड आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन। या कहीं कहीं जगह आता है ना, जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आता है, राइट, या आपका फॉस्फोरस सल्फर में आता है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में आया था। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला जो पॉइंट था ना, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आपके जो एक्सेप्शंस हैं वो माइंड में रहेंगी, या आप सारे फैक्टर्स को काउंट कर सकोगे जब भी आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। एंड यहाँ से अगर हाँ यस में आपको इसको याद रखना, स्ट्रॉन्शियम की ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू रुबीडियम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 4 एलिमेंट्स के दे रखे हैं, करेक्ट ऑर्डर बताओ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब 3s2, इसके पहले 2p6 है ना, तो ये 3s2 वाला थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद ये एक और बढ़ गया एल्यूमिनियम, ये आपका 10 था, 10 to 12 3 15, दिस इज योर फॉस्फोरस। एंड नेक्स्ट ये आपका लास्ट वाला 3s2 3p4 सल्फर आ गया जी। ये तो सिंपल अगेन, आयनाइजेशन एंथैल्पी अब आपकी ज़्यादा किसकी है, मैग्नीशियम की ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, है ना, ये हमने भी पढ़ा था। फॉस्फोरस की ज़्यादा है सल्फर से। बस अब उसके हिसाब से आप अगर ट्रेंड सेट कर लोगे तो आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा सबसे। और वैसे भी आपको पता है कि इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर जाते जाते क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फॉस्फोरस सल्फर में से वैसे इन जनरल अगर आप लिखते बेटा तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 12, एल्यूमिनियम 13, देन 14 तो है नहीं, 15 फॉस्फोरस, सल्फर 16 सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पता है कि फॉस्फोरस की ज़्यादा है, ठीक है। तो फॉस्फोरस यानी यहाँ पे डीएल, चलो इसको पहले ऐसे सेट कर लेते हैं, फॉस्फोरस, क्योंकि उसने कहा था करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग वाला, फॉस्फोरस की, फिर आपकी सल्फर की आएगी, उसके बाद अब इन दोनों में से आपका इन जनरल एल्यूमिनियम आता है, तो आपका यहाँ पे पहले मैग्नीशियम आया, फिर आपका एल्यूमिनियम आया। तो बेसिकली फॉस्फोरस आपका सी में है, ठीक है। उसके बाद सल्फर आपका कौन सा है, डी, मैग्नीशियम ए एंड एल्यूमिनियम बी, BADC। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये चेक कर लेना, इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन Cl2 मॉलिक्यूल द कोवेलेंट रेडियस इज डबल ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। डबल नहीं होता बेटा, कोवेलेंट रेडियस कभी भी होगा हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यही बोलते हैं ना, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। वैसे भी आपको पता है कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, राइट। तो अगर शेयरिंग हो रही है तो वैसे ही डिस्टेंस कम हो जाएगा, एग्जैक्टली डबल तो हो ही नहीं सकता। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गई। एनाइनिक स्पीशीज का रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटम, यस ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस एलिमेंट, अब रेडॉन होता है आपका 86 प्लस 14, यहाँ से आया, हम इलेक्ट्रॉन्स प्लस करते जा रहे हैं, +1 +2, ये टोटल आपका आ गया 103। तो Z की वैल्यू आपकी आ गई 103। बेशक आपको एलिमेंट नहीं पता बट नाम तो आप ट्राई कर सकते हो ना, कौन सा है। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 3 के लिए ट्राई, और EM लग जाता है तो जाहिर सी बात है डबल टाइम हम आई नहीं यूज़ करें तो अननील ट्राइम, डी ऑप्शन। बड़ा आसान सा है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत, ये चैप्टर एक्चुअली आसान ही है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बाप रे बार 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 आ रही है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड ये तो क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई कर लोगे, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में खुद बताना है, गॉट इट, ठीक है। देखते हैं कौन कौन आंसर सही कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर यू। बहुत बार हम कर चुके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सारे ट्रेंड आप कर चुके हो, फैक्टर्स मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिए थे, तो अब ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है आप अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 8 के बाद हमारा क्वेश्चन आ गया 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम का। बेटा ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे आपका कॉपर, क्रोमियम, जिनकी आपकी एक्सेप्शनल ही होती है कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर में आपको पता है 3d10 4s1, यहाँ पे आपका आ जाता है 3d5 4s1, एग्जैक्टली फुली फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, इस तरह से, ठीक। तो ऐसे ही प्लेटिनम भी आपका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। 5d10 नहीं आती, ये आती है। तो ये आपको याद रखने की चीज़ है, ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। प्लेटिनम 78 एटॉमिक नंबर तो बता ही रखा था, हो सकता था एटॉमिक नंबर भी ना बताते, ठीक है, बट एटॉमिक नंबर बता दिया तो आपको बाकी अब याद करने वाला है क्या था यहाँ पे कि एक्सेप्शनल है। जितने भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको आपने ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेना, उनको एक जगह लिख लो बेशक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कवर अप किया था ना, ओके सो यस जस्ट अ मिनट, हाँ 9 हो गया था। 10 में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है 2p3, ये 2p4, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो जाहिर सी बात है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी, असर्शन करेक्ट है। 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये भी करेक्ट बात है। रीजन है बेसिकली ये इसका कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना आसान है, क्योंकि वहां पहले लड़ाई हो रही है, तो उनमें से झगड़ा करवाना और आसान है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाना और आसान है। तो इसलिए आपका असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है, इसलिए कहा जाता है यूनिटी रखो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाहर वाला उसका फायदा उठा लेता है, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, दोनों आपके करेक्ट हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो क्वेश्चन 10 का आंसर ए आ जाएगा। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ए हो गया। देन 11th, कोई एलिमेंट है जो कि पीरियड 4 और ग्रुप 16 का है, पीरियड 4 एंड ग्रुप 16, ओके, एलिमेंट ई है ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो चलो हम पहले लिखने की कोशिश करें एक बारी, पीरियड 4 एंड ग्रुप 16 में आपका OSSE, ये आपका सिलेनियम है ना, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर भी आपका एक पीरियड है, तो ये आपका चौथे पीरियड में सिलेनियम आ गया, ठीक है। सो एलिमेंट ई इज सिलेनियम, ये पता लग गया। उसके बाद क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई, इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी कि सल्फर की आपको वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। और बड़ा आसान तरीका है, वैसे भी आप बता सकते थे, जो आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिलेनियम की होती वही आपकी ऊपर वाले की भी होती, ठीक है। बट अब आपको पता ही लग गया कि सल्फर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3s2 3p4, यस 11th का ए आंसर आ गया, ठीक है। वैसे भी आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 16 है, 3s2 3p4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन रीजन, आयनिक रेडियाई ऑफ दिस एंड दिस आर सेम। ये दोनों बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, पहली बात, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, गॉट इट। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी 12 में से 2 हटा दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम, साइज कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। इसका बेसिक फंडा क्या है, मोर न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा लेसर विल बी द रेडियस,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, है ना। जैसे सपोज करो O2 नेगेटिव और Mg2+, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स कितने हैं, लेकिन 8 प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 12 प्रोटॉन्स। तो जाहिर सी बात है 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, यहाँ 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, तो इनका होल्ड यहाँ पे ज्यादा होगा ना, प्रोटॉन्स का, वो ज्यादा आपका आउटर मोस्ट शेल पे आपका अपनी तरफ खींच के रखेंगे, तो आपका रेडियस कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए आपका इसका रेडियस स्मॉल रहेगा। यहाँ पे सेम गलत लिखा हुआ है, सर्शन रॉन्ग हो गया। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, ये करेक्ट है, तो आंसर डी ऑप्शन हो गया, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अगेन इंक्रीजिंग, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडिया, दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर यू, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। ये अभी अभी मैं बता दूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको खुद से ट्राई करना है। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 13, 8 ही दिया था ना, जस्ट अ मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ये आपने खुद से ट्राई करना है। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ही क्वेश्चन है जो कि हमने अभी अभी किया, तो आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे एंड आई लेट यू नो, मतलब वीडियो के निकलने के 1 दिन बाद तक, 1-1.5 दिन बाद तक, ये करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। वैसे तो बताने की जरूरत भी नहीं है, इतना आसान है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंसीडर्ड एज अ मेटलॉइड। ये मेटल की तरह है बेटा, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये तीनों आपके मेटल्स हैं। ये आई थिंक आप लोग ने पढ़ा होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, ये तो याद रखने ही है। टेल्यूरियम आपका हाँ, टेल्यूरियम आपका मेटलॉइड है, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 का आंसर आ गया डी। आई थिंक जस्ट अ मिनट, मैं इसको रब कर दूं वरना बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। टिक मार्क हटा देती हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर, 14 का आंसर डी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, इसको थोड़ा ज़रा ध्यान से करते हैं। क्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या आप ये कह सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैक्सिमम वर्ड के बजाय मोस्ट नेगेटिव करना चाहिए, ठीक है। मतलब वो सबसे ज़्यादा आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। जो भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, मोर इजली इलेक्ट्रॉन गेन, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हुआ उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, एंड मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरी बात क्या है, इंटीजर लाइन पे ये 0 है, -1, -2, -3, जितना ज़्यादा आप कम जाते जा रहे हो उसका मतलब क्या है, मोर नेगेटिव वैल्यू, मतलब कि अगर आपको ऑर्डर जब लिखना होगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि क्लोरीन की आपकी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी इंटीजर लाइन पे सबसे पीछे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सब में इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, तो आप देख सकते हो एक डी ऑप्शन ही है जिसमें क्लोरीन सबसे पीछे आ रहा है। और वैसे भी आपको पता है क्लोरीन की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद फ्लोरीन की, क्लोरीन और फ्लोरीन में आपका उसके बाद फ्लोरीन आएगा ऑब्वियसली। TePO आपका कौन से वाले ग्रुप का है, ये ग्रुप 16 का है, ठीक है, TePO। और ये ग्रुप 16 का था, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये होता है बेटा। तो 2 एलिमेंट्स यहाँ के हैं, 2 एलिमेंट्स यहाँ के हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी उतनी नहीं होगी ना इन कंपैरिजन टू दीज, तो इसलिए इनका नाम आपका कहीं ना कहीं, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए ये दोनों पीछे की साइड को आ रहे हैं, है ना। इनकी लेसर वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू अगर आपका जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, हम कहते हैं साइन में, इसका मतलब उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो ये पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव तो नहीं है ऑब्वियसली, बट इनके कंपैरिजन में इंटीजर लाइन पे थोड़ा राइट हैंड साइड को स्टार्ट करेंगे। सपोज करो एक यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस वाली वैल्यू को हम बड़ा बोलेंगे ना, वो मतलब है। नेगेटिव वैल्यू अगर आपकी जो भी होती है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव इसका मतलब वो उतनी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया डी ऑप्शन। आई थिंक अब आपको क्लियर रहेगा। हाँ अच्छा, डाउन द ग्रुप भी आप याद रखो, डाउन द ग्रुप आपका बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होती है, ठीक है। डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि आपका साइज बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग सोच रहे होगे कि इसकी कम होनी चाहिए थी, इसकी ज़्यादा, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्लोरीन की ज़्यादा है। फ्लोरीन का साइज आपका बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज के कारण उसमें
इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से गेन नहीं करवाया जा पाता है, तो इसलिए कंपैरेटिवली क्लोरीन के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है, कम होती है उसकी वैल्यू। तो अब आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक पूरा याद रहेगा, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है। तो क्वेश्चन हमने डी ऑप्शन बता दिया ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। तो मेटल्स जनरली मेल्ट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ओके। इन सारे में से मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? जो सॉलिड होगा, जिसको मेल्ट कर पाना उतना ही मुश्किल हो। तो यहाँ पे तो मरकरी, सीजियम और गैलियम, ये तीन, ये और ये ना, ये लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो ये आपका Ag है सिल्वर, ये सॉलिड की तरह है, तो आंसर है आपका बी। पहले तो ये जान लो। अब मैं एक चीज और बता दूं कि आपका रूम टेम्परेचर बेटा, जो आप वर्ड बोलते हो ना, इसकी एक रेंज है। बहुत जगह बुक्स में आपको 20 to 29 मिलेगी, बहुत जगह आपको 20 से 25 मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू साइंस जब हम कहते हैं ना, बिल्कुल मैक्सिमम एक होता है ना कि आप एक्यूरेट अगर चेक करना चाहो, ये वाली रेंज है इसकी। दूसरी बात है, जो आपने पूरे पीरियोडिक टेबल में मरकरी और ब्रोमीन पढ़ा है, ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन और याद रख लो, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। क्योंकि बाकी आपके कुछ और एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सीजियम, गैलियम, फ्रेंशियम, रुबीडियम, ठीक है। ये भी आपके लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, बट ओनली नियरली और एग्जैक्टली मतलब एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन ये STP पे नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें से आपका मरकरी मेटल है, ठीक है, एंड ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है, याद रहेगा। इनमें से आपका सीजियम, फ्रेंशियम और रुबीडियम ये मेटल्स हैं, गैलियम आपका नॉन मेटल है। तो क्लियर हो गया, आपको सारी जानकारी मिल गई है, ठीक है। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने कवर अप कर ली हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की पिछले क्वेश्चन देखने के लिए PYQs आपके पीरियोडिसिटी के जो बिफोर 2022 हैं, वो आपको जाके कहाँ चेक करने हैं? यस, जी मेंस की आपकी जो प्लेलिस्ट है, जी मेंस 2023, इस प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, ठीक है। एंड यस, बहुत मेहनत करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए, और हम लोग अकेले ही चैनल पे काम करते हैं, कोई ऐसा स्पॉन्सरशिप नहीं है कि कोई स्पॉन्सर करता हो या कोई कुछ टीम हो, सपोर्ट हो। सिर्फ 2 ही जने हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड वो चीज़ मुझे लगता है सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने कभी ये सब काम किया होगा, अदरवाइज सब लोगों को हलवा लगता होगा ये चीज़। इट्स नॉट हलवा, हलवा नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है। वो एक डायलॉग है ना उसका, दीपिका पादुकोण का, इजी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वही वाली बात है, बट इट्स रियली टफ टू वर्क दैट वे। एंड बट यस, आप लोग फर्दर लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स जब आते हैं कि यस मैम, कॉन्फिडेंस बढ़ा इस टॉपिक में, या हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, या फिर हमारे सारे क्वेश्चन निकल गए। कुछ स्टूडेंट्स का जब ऐसे भी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, स्पेशली आके सिर्फ बताने के लिए कि मैम आपकी वीडियोस देख के एंड मेहनत करके एंड आपके गाइडेंस से जी क्लियर हो गया। ऐसी लाइन सुन के तो बस आनंद आ जाता है, खुशी मिलती है। इट्स रियली, मतलब मैं ये नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ यार, मुझे सच में औरों की खुशी में बहुत खुशी मिलती है। कोई तरक्की कर रहा है, स्पेशली आपके स्टूडेंट्स जिनको आपने गाइड किया, या कोई अननोन भी, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। एंड ऐसा गुण परमात्मा सबको दे कि आप औरों की खुशी में खुश हो सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की वीडियो की समाप्ति। बहुत हो गई हिंदी, अब इसको लाइक और शेयर कर देना। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। बार बार कह रही हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करना बच्चे कई बार भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते, तो कई बार बताना पड़ता है। ऐसे लगता तो अजीब है, बट क्या करें यार, बताना पड़ता है। सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड ऑल नोटिफिकेशंस। और यस, जल्द ही हमारा मतलब अपकमिंग सेशन के लिए +2 का कोर्स आने वाला है। तो अब आप लोग तो +2 वाले तो जाने वाले हो, 11th वाले अगर कोई बच्चा देख रहा है ऐसा जो तैयारी एडवांस में कर रहा है, तो उनको मैं बता दूं, रेडी रहना, कोर्स आने वाला है खैर। और उसका बहुत मिनिमम सा प्राइस होगा, आप इजीली परचेज कर सकते हो उसको, ठीक है ना। पूरा सिलेबस आपका उसमें इजीली कवर अप हो जाएगा। तो जी मेंस 2023, दिस इज योर प्लेलिस्ट विच यू हैव टू गो थ्रू थॉरोली। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पे। एंड द सेकेंड प्लेलिस्ट इज, यस यू गॉट इट राइट, क्विक रिवीजन क्लास 12th। एंड एक चीज़ और करना बेटा, इधर मैं रिसेंटली ना क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पे रेगुलरली अब अपलोड करूँगी। तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमारे नोट्स और क्वेश्चंस वगैरह PYQs के हम लोग कई बार सेंड कर देते हैं, कई बार आपके असाइनमेंट्स वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है।
तो ये आपको ज़रूर करना है। टेलीग्राम चैनल, आपका नोट्स, क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें ज्वाइन करनी है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा यही सेम है, कीमोफिलस लॉरिका। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो मैं आपको बता दूं, सेम जो चैनल का नाम है वही है, कीमोफिलस लॉरिका। और अगर किसी को डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो उसके लिए मैंने आपको 2 ऑप्शन बता रखी है। इंस्टा आईडी है हमारी, ठीक है, वहां आप मैसेज ड्रॉप कर दो। फेसबुक पेज है हमारा, फेसबुक आईडी नहीं कह रही मैं, फेसबुक पेज है कीमोफिलस लोरिका नाम से। वहां पे बच्चे डायरेक्ट अपने डाउट्स भेजते हैं, मैसेज ड्रॉप करते हैं, या वहां पे आप पूछ सकते हो। 2 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो रेगुलरली आप सारी पोस्ट वगैरह चेक करते रहा करो। कम्युनिटी पोस्ट है जो यूट्यूब चैनल की, वहां पे भी मैं क्वेश्चन अपलोड करती हूँ। तो ये सारे पेजेस एंड ऑल सब इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप हमें कहीं पे भी कांटेक्ट कर सको डाउट्स के लिए। एंड जहां जहां भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, नोट्स, असाइनमेंट्स जो आए हैं, मैक्सिमम आप पढ़ सको, मैक्सिमम आप फायदा उठा सको अगर कोई आपको सिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपके लिए जितना भी मैं कर सकती हूँ, आई एम ट्राइंग, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बिना किसी स्ट्रेस के अभी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना। मेक श्योर कि आपके पास एक और ट्राई, मतलब आप कर सकते हो, अभी अटेम्प्ट है अप्रैल वाला। तो इस वाले अटेम्प्ट में आपको प्रेशर नहीं लेना है कि जो आता हो आप वो भी ना प्रॉपर कर पाओ। उसका नतीजा क्या होगा कि सपोज करो अगर आपका ये पेपर अच्छा नहीं गया तो आप अपने अप्रैल वाले के लिए भी डीमोटिवेट हो जाओगे, एंड 12th वाले एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। सो मेक श्योर आप स्ट्रेस नहीं लोगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।